1 hour of session. We'll try to invest and spend some quality time here. आगे के 1 घंटे हम 3 से 4 चीज़ों पे मेजरली बात करेंगे. पहले कि मैं थोड़ी अपनी तारीफ करूँगा पहले सेक्शन में. तारीफ तो आपने काफ़ी पढ़ ली होगी पोस्टर्स वगैरह में. उसके बाद मैं बात करूँगा कि गेट एग्जामिनेशन क्यों नहीं लिखना चाहिए, एकदम वाहियात एग्ज़ाम है. उसके बाद हम बात करेंगे कि गेट एग्जामिनेशन में फ़ेल कैसे होना है. और फिर हम बात करेंगे थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली वेस्टर्न जोन में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वो गेट स्कोर को कोर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं करते. मेजरली बैंगलोर के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लॉयट करते हैं, बट यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते. तो इन 4 चीज़ों पे हम मेजरली टाइम स्पेंड करेंगे. राइट. हाउ आई स्टार्टेड इज कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ रहा हूँ. पढ़ने में पहली तेज़ी मैंने 12वीं क्लास में दिखाई थी. वो तेज़ी क्या थी भाई कि मैं इतना पढ़ने में तेज़ था कि मेरे मार्क्स कार्ड कुछ गड़बड़ आ गए थे. ये मेरे 10th के मार्क्स कार्ड्स हैं. 1994 में मैंने 10th किया और उसके बाद मुझे 1996 में 12th करना था, बट उस साल पेपर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था. तो और कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी थे उसमें, तो उसके वजह से फॉन्ट साइज भी अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था देखने. तो जिसके वजह से मैं 1996 में फेल हो गया. और उसके बाद मैं काफ़ी सीरियसली 1997 में फिर मैंने ट्राई किया और ये मेरे 12th के मार्क्स हैं. अब इसको जूम करने मत बोलना, काफ़ी सेशंस में लोग बोलते हैं सर जूम करो, देखना है मार्क्स. देखने वाली कुछ चीज़ नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ. एक बहुत अच्छा मार्क्स है यहाँ पे मैथमेटिक्स का, ऑल इंडिया मुझे लगता है उस साल का सबसे हाईएस्ट होगा, 48 आउट ऑफ 100 की बात होगी. तो क्या हुआ भाई, 12वीं में फेल हो गए. अब 12वीं में फेल होते हैं आप, तो क्या होता है आपके साथ? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यू बिकम अ स्टार. ओवरनाइट स्टार बन जाते हो. आज फेल करो, कल स्टार. अगले दिन जब आप निकलोगे अपने घर से, तो एलकेजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का बच्चा आपको पहचानता है. वो देखो वो छोटा वाला है ना, वही फेल किया. सो द एंटायर पूरा मोहल्ला आपको पहचानता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है. और दूसरी बात जो मैं वहाँ पे समझा, 12वीं में फेल करके समझ में आया, वो ये कि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपका पड़ोसी बहुत टेंशन में रहता है. वो हमेशा आके आपसे पूछेगा, आपके घर की चाय पिएगा और आपसे पूछेगा कि भाई फेल कैसे हो गए. अरे भाई मैं कोई ओलंपिक जीत के आया हूँ जो मुझसे पूछ रहे हो कैसे हो गए. तो बार बार वही सवाल पूछते थे. तो मुझे लगा था मैं पोस्टर छपवा देता हूँ कि कैसे फेल हो गया. तो वी स्टार्टेड थिंकिंग, एंटायर फैमिली वाज इन टेंशन. यार क्या करेंगे, 12वीं में फेल होना मतलब मजाक नहीं है. सारे लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है. तो क्या किया जाए, कोई ऑप्शन नहीं बचा है. अब जब कोई ऑप्शन नहीं होता लाइफ में, तो आप जानते हैं एक ऑप्शन तो हमेशा रहता है, और वो ऑप्शन है इंजीनियरिंग. अब लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारे साथ क्या हुआ ये हमें पता है, और कोई भी नॉन इंजीनियर यहाँ है नहीं. तो एक दूसरे के साथ हम बहुत सच्चाई से बात कर ही सकते हैं कि क्या घटना बीती 2-3 साल पहले ही है. तो मेरे साथ ये घटना हुई थी. मैंने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और बहुत मेहनत किया, लेकिन मेहनत रंग थोड़ा कम लाई. 58% मार्क्स आए मेरे इंजीनियरिंग में. अब 58% मार्क्स लाना मेरे कॉलेज में मजाक नहीं था, बिलीव मी. मेरे कॉलेज में सारे प्रोफेसर्स को ये इंस्ट्रक्शन था मैनेजमेंट की तरफ से कि एवरीवन मस्ट गेट अबव 60% मार्क्स, नहीं तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होता है. उन कंडीशंस में 60 के नीचे लाना आप समझ सकते हैं. और ऐसा सक्सेसफुल मार्क्स सिर्फ 2 ही लोगों को आया था मेरे क्लास में. एक मैं और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड योगेश. उसका 57 था, मैं उससे ज़्यादा था. तो योगेश और मैं क्लास के टॉपर्स थे, पीछे बैठते थे, और नंबर हमारे कम आए. नौकरी तो जो ऐसा था कि अगर हमें प्लेसमेंट सेल के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था. जब आपके नंबर 60% से कम हो, then you are not eligible to even walk in the vicinity of the placement cell. अंदर जाके बात करना तो दूर की बात है.
क्योंकि 60% से नंबर कम है भाई, कहाँ से नौकरी लगेगी? तो अब नंबर इतने कम कैसे आए, ये अमेजिंग एक क्वेश्चन है। सब पूछते हैं सर ऐसा टैलेंट तो देखा ही नहीं, कैसे नंबर कम आए? तो मुझे याद है आज भी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक फर्स्ट ईयर में रूम में एक टेबल, स्टडी टेबल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे स्टडी टेबल था। उस पे मेरे माता पिता आए और उन्होंने बोला कि ऐसा है बेटा, उसकी टेबल के ऊपर नारियल तेल की बोतल, च्यवनप्राश का बोतल, ग्लूकोज वो तो रहता ही है, ग्लूकोज का बोतल, सारे बोतल रख के चले गए और बोला बेटा अच्छे से तैयारी करना, सेहत पे ध्यान देना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। 6 महीने के बाद वो सारे बॉटल्स रिप्लेस हो गए। मुझे फिर ग्लूकोज की बोतल कभी दिखी नहीं। वो हर इंजीनियर के साथ होता है कि पहले सेमेस्टर में ही सिर्फ ग्लूकोज दिखता है, उसके बाद एक अजीब टाइप का ग्लूकोज दिखता है। तो 4 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। अब नौकरी लगी नहीं यार, नौकरी तो ढूंढना था। तो नौकरी ढूंढने के लिए बैंगलोर चले गए, मैं और योगेश बेस्ट फ्रेंड। और नौकरी कैसे ढूंढा जाए वो भी पता नहीं था। तो अपने सीनियर्स के पास गए, भाई कैसे नौकरी ढूंढते हैं यार, उनको भी पता नहीं था। हम सरप्राइज नहीं हुए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, भाई नौकरी कैसे ढूंढना है, तो रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे बनाया और जेरोक्सेस लिए। बाइक थी, योगेश कहीं से जुगाड़ किया था, और बाइक पे बैठ गया। इस तरफ योगेश के रेज्यूमे, इस तरफ नितिन के रेज्यूमे ले करके पूरा बैंगलोर में दौड़ा रहे हैं बाइक, सबको रेज्यूमे बांट रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा था शादी का इनविटेशन कार्ड है, लो भाई 2-4 लोग, क्या है, एक क्यों ले रहे हो? तो सारे सिक्योरिटी गार्ड सबको रेज्यूमे दे दिया। बीच बीच में 1-2 सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा किस लिए अप्लाई कर रहे हो भाई, नौकरी सिक्योरिटी की नौकरी है? नहीं नहीं भाई अंदर दे देना, अंदर तो जाने दे नहीं रहे। तो यार हमने रेज्यूमे बांटा। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया स्टिल देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सर्चिंग जॉब। अगर नौकरी कैंपस से नहीं मिलती है तो बाहर निकल के नौकरी ढूंढने का कोई ऑर्गेनाइज तरीका ही नहीं है। आई डोंट नो आज क्या सिचुएशन है, बट आज भी मैं अगर जब पूछता हूँ फ्रेशर्स से यार कि तुम नौकरी अगर नहीं लगती है कॉलेज में तो क्या करोगे, तो उसको ये क्वेश्चन अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं होता ऐसा। और जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है वो तो बड़े नॉर्मल रहते हैं, तो क्या होगा, तो दे आर यूज्ड टू इट। प्लेसमेंट ये क्या है, हमने तो सुना ही नहीं। तो हमें प्लेसमेंट नहीं मिली, मैं भी बैंगलोर पहुंच गया नौकरी ढूंढते ढूंढते। और फाइनली एक दिन एक नोटिफिकेशन बताया एक मेरे दोस्त ने कि क्या ऑफ कैंपस ड्राइव हो रहा है। और ऑफ कैंपस ड्राइव में वो लोग इंजीनियर्स को बुलाते हैं, मेरे जैसे होनहार इंजीनियर्स को, और उनको रिटन टेस्ट लिखवाते हैं। और जो रिटन टेस्ट क्लियर करता है उसको HR राउंड होता है उसका, और अगर ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो नौकरी मिल जाती है। दिस इज ऑफ कैंपस ड्राइव। सो ऑफ कैंपस ड्राइव में लॉट ऑफ पीपल केम, एंड द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द ऑफ कैंपस ड्राइव वाज कि उसमें जो एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायरमेंट जो था वो था 55%, और मैं बहुत खुश था। मुझे लगा ये तो मेरे लिए निकाला लगता है, उनको कैसे पता मेरे बारे में। तो मैं काफ़ी पर्सनल हो गया था उस एडवर्टाइजमेंट को लेके। तो जब मैं बैठ गया भाई, मैं रिटन टेस्ट के लिए निकल गया, चला गया रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया, बहुत इजीली क्लियर किया, क्योंकि मेरे बगल में जो बच्चा बैठा था वो इंटेलिजेंट था। तो रिटन टेस्ट हमारा क्लियर हो गया। एंड देन HR राउंड वाज पेंडिंग। HR राउंड मुझे आज भी याद है, मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं लगता लोग क्यों घबराते हैं HR राउंड से। आज भी मुझे वो सवाल याद है जो पूछा था मैडम ने कि भाई रहते कहाँ। तो मैंने बोला, पूरा अपना एड्रेस दिया पिन कोड के साथ, और फिर पूछा उन्होंने कि भाई तुम्हारे नंबर इतने कम हैं, कैसे होगा यार, कैसे कर पाओगे काम। तो मैंने बोला मैम आप इन नंबरों को सीरियसली मत लीजिए, मैं भी नहीं लेता। तो ये जो है ना, आप यू जस्ट गिव मी द अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई सेल्फ। मतलब मुझे लगता है कि मैंने सारी बीमारी, जितने बीमारी होते हैं वो सारे लगा दिए अपने एग्जाम के पहले, क्योंकि हर सेमेस्टर के पहले
आपको कुछ ना कुछ भयंकर होना होगा, तभी आपके नंबर ऐसे आएंगे। तो सारे मैंने बता दिए ऐसा ऐसा इशूज था, एंड फाइनली आई वाज एबल टू कन्विंस हर कि भाई नौकरी दे दो यार, अब मैं क्या बताऊँ। सो फाइनली शी ऑफर्ड मी, बोला कि चल भाई ठीक है तू काम कर ले। मेरी नौकरी लग गई इन्फोसिस में, पागल हो गया मैं, 7-8 दिन तक किसी से बात ही नहीं किया मैंने। उसके बाद .NET पे ट्रेनिंग हुई मेरी, एक टेक्नोलॉजी है बड़े अजीब सी है, उस पर टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग हुई मेरी, और मैं मैसूर कैंपस में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मुझे बुलाया गया भाई काम करने के लिए। अब यार काम करें तो होता क्या था कि जब भी मैं कोड लिखूं अजीब सा प्रॉब्लम था, कंपाइल बटन दबाया और जन्म पत्री की तरह एरर आया, समझ में नहीं आता था भाई ये चल क्या रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं अपने सीनियर्स के पास गया, हमेशा जब भी मैं प्रॉब्लम में रहा हूँ उनके पास एक बार हो आता हूँ, मुझे मालूम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन हो आता हूँ। तो पूछा मैंने उनसे कि भाई ऐसा है कि यार मेरे कोड्स नहीं चल रहे यार, तुम्हारे कोड्स कैसे चल रहे हैं, क्या करते हो यार तुम, क्या खाते हो। तो उन्होंने बोला कि देखिए यार नितिन, ऐसा है कि पुराने कोड्स जो इन्फोसिस के हैं, जो 90s में लिखे हुए हैं, PRD डॉक्यूमेंट्स मिलता था हमें, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो पुराने कोड्स हैं उसको कोड्स को लो और तुम्हारा भी कोड्स चलने लगेगा। मैंने कहा ये अमेजिंग मैजिक, पहले क्यों नहीं बताया यार। तो मैंने भी पुराने कोड्स रेफर करना स्टार्ट किया और मेरे भी कोड्स चलने लगे। सो मैजिक वाज वेरी सिंपल, द मैजिक वाज Ctrl+C एंड Ctrl+V। और बीच बीच में अगर आप भावुक हो जाए तो Ctrl+A का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सो फाइनली आई स्टार्टेड डूइंग दैट वेरी एफिशिएंटली। ऐसे भी मैं पहले से भी इसमें बहुत अच्छा था, तो दैट वाज लाइक यूजिंग माई स्ट्रेंथ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट और काम करता गया 4 महीने Ctrl+C Ctrl+V कर करके परेशान हो गया, और फाइनली वन डे आई क्विट माई जॉब। मुझे काम करके एक चीज समझ में आया कि किसी भी कॉर्पोरेट में कभी भी कॉपी वर्ड यूज मत करना, हमेशा यूज करना रेफर। सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि मीटिंग में सभी लोग ऐसे यूज करते हैं, आई रेफर्ड दैट डॉक्यूमेंट, आई रेफर्ड दिस कोड। मुझे अंदर ही अंदर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और बाद में मुझे पता चला उनको भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो रेफर वर्ड को बहुत ही इज्जत देने लगा मैं, कॉपी यूज नहीं करता था मैं, कभी भी यूज नहीं। एंड आई वॉज बग्ड ऑफ दैट जॉब। मुझे लगा यार मजा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, छोड़ दिया मैंने वो नौकरी, छोड़ दी मैंने इन्फो की। एंड सडनली फिर से रोड पे आ गया। मतलब आप नौकरी छोड़ेंगे तो 2 महीने के अंदर रोड पे आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है उसमें। तो रोड पे आ गया मैं। उसके बाद पूछने लगे लोग मुझसे कि भाई क्या करेगा यार। मैं ठहर जाओ यार, ठहर जाओ, तो आराम तो कर ले, नौकरी करके आओ। तो एक बंदे ने बोला यार ऐसा कर यार, गेट एग्जाम लिख ले, बहुत अच्छा एग्जाम। मैंने कहा बदतमीज आदमी यार तू, कोई भी हिंदुस्तान में एग्जाम अच्छा नहीं है, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो बोलता नहीं यार ये अच्छा एग्जाम। मैंने क्यों यार, इस एग्जाम में 5,000 रुपये देती है सरकार। मैंने कहा लिखने के 5,000, मैं तो डेली लिखूंगा 2-3 बार। तो बोला नहीं यार लिखने के नहीं है 5,000 रुपये, भाई क्वालिफाई कर, उसके बाद कहीं एमटेक में एडमिशन ले ले तो आपको 5,000 रुपये देती है सरकार। मैंने कहीं स्टार मार्क तो नहीं देखा था ऊपर में कहीं कोने पे? कोई स्टार मार्क नहीं है भाई, कोई स्टार मार्क नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एवरीवन हु क्वालिफाइज गेट गेट्स 5,000 रुपीज एज स्टाइपेंड। तो यार 5,000 रुपये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई मीन एज ए स्टूडेंट मुझे मालूम है, जैसे आपके चेहरे से ही लग रहा है कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक मैंने सेमिनार दिया होगा, उससे कम नहीं दिया होगा पिछले 5 साल में। और हर जगह स्टूडेंट का एक चीज़ कॉमन रहता है, उनके 2 शब्द से उनको बहुत प्यार है, एक डिस्काउंट और दूसरा फ्री। इस 2 वर्ड के लिए तो कुछ भी कर डालेगा भाई, है ना। तो मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट या थॉट ऑफ स्कूल जो भी बोल लो, वहीं से आ रहा था। तो 5,000 रुपीज स्टाइपेंड, ऐश एग्जाम लिखो भाई, तैयारी करो, कहाँ है। So I started preparing for GATE examination, and then I took up GATE in the year 2004, and I got a rank of 9 with a percentile of 99.81 across the country. Now, thank you. अब आप ये सोच रहे होंगे 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये कि फिर कोई बैठा है इसके बगल में, है ना।
है कि उस साल लगता है सिर्फ 9 बच्चों ने एग्जाम लिखा, तभी हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रॉब्लम क्या है पहले पॉसिबिलिटी में कि गेट में बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, गेट में 4-4, 5-5 सेट दे देते हैं। बताओ कैसे चलेगा यार? आपको सेट ए मिलेगा, दूसरे को सेट बी मिलेगा, जब आप आसपास देखोगे तो सबके अलग अलग सेट हैं। इन टफ कंडीशंस में कैसे एग्जाम लिख सकते हैं आप? पहला प्रॉब्लम। दूसरा, इन्विजिलेशन जो होता है बहुत सीरियसली करते हैं, नौकरी को बहुत सीरियसली लेते हैं। 9 बच्चों ने एग्जाम लिखा नहीं था। देयर आर मोर देन 3.5 lakhs candidates taking up GATE examination. फिर क्या चक्कर है यार? कुछ तो लफड़ा है। लफड़ा ये है कि गेट एग्जामिनेशन बहुत इजी है। गेट एग्जामिनेशन, आई बिलीव फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री। लेकिन इस एग्जामिनेशन को टारगेट ढंग से करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट? टारगेट मीन्स इसको क्रैक करने के लिए कुछ साइंस है, ये तुक्का नहीं है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। एंड टुडे वी आर हियर मीटिंग टू डिस्कस दैट साइंस कि ये साइंस है क्या भाई, तूने किया क्या था? भाषण छोड़, बता किया क्या था, मूल मुद्दे पे आ यार, ये सब छोड़ नाटक किया क्या था? कि भाई क्या किया था भाई, कि तूने क्या, पहले बता खाया क्या था, खाया क्या था एग्जाम, सुबह सुबह क्या खाया? so there is a science behind cracking GATE examination and today we are here to discuss that. I will take it up, but पहले मैं अपने थोड़ी प्रेज थोड़ा कर रहा था, मैं उसको खत्म कर लेते। तो कहानी क्या हुई, मैं 9th रैंक आया, अगेन पागल हो गया। 7 दिन तक मैं हमेशा पागल रहता हूँ। 7 दिन तक फिर पागल हो गया, मैं घबरा गया, किसका रिजल्ट है भाई, फिर से फोन करो IIT बॉम्बे। मजाक तो नहीं कर रहे हैं, पता चला मैंने लड्डू बांट दिया, बाद में पता चला किसी और का रिजल्ट है। मैंने फ़ोन करवाया 4-5 लोगों से, फ़ोन नंबर चेंज कर करके, तो भाई कंफर्म हो गया कि भाई इसी का रिजल्ट है। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड देन फाइनली किसी ने मुझे बताया कि द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एंड बीइंग अ 9th रैंकर इन गेट, हाउ कैन आई से दैट मुझे नहीं पता है? सो आई टोल्ड यस आई नो दैट। एंड फिर गूगल, और पता चला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री। एंड देन फाइनली आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम IISc बैंगलोर। 2 साल का कोर्स था। गुड न्यूज़ है कि 2 साल में निकाल लिया मैंने, और 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने पड़े मुझे। अब इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है, बताना मत किसी को, सीक्रेट। इसके पीछे कहानी ये है कि प्रोफेसर ने मुझे को बोल दिया था, भाई देख यार नितिन, अगर इंटरनेशनल पेपर जर्नल में पेपर नहीं छपा ना, डिग्री नहीं मिलेगी। मैं घबरा गया भाई, 1 से 3 छाप डाले मैंने घबराहट में, क्योंकि द पॉइंट वाज दैट आई वुड हैव नॉट गॉट माय डिग्री विदाउट पब्लिकेशंस, एंड दैट वाज द फंडामेंटल थिंग दैट वाज ड्राइविंग मी। दो आई वाज इंक्लाइंड इनटू रिसर्च व्हेन आई गॉट इनटू द इंस्टीट्यूशन। आई मीन, मैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद समय बहुत कम है हमारे पास कि उसके बारे में हम बात कर पाए। बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट इतना द चेंज इन माई पर्सनैलिटी, द फंडामेंटल चेंज इज वॉट, आई हैव नो फियर टू बी जज्ड। वॉट इज दैट? भाई आप मेरे 12th के मार्क्स कार्ड देख करके मेरे को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे मेरे इंजीनियरिंग के मार्क्स कार्ड देख करके ये सोचो कि यार इसने किया क्या यार, 4 साल इतने नंबर कम आए, I am not bothered. This kind of personality development, this kind of thought process change happened in me after I spent my 2 years at IISc, and I am proud to say that I am an alumni of Indian Institute of Science, which is the best institution of this country. शायद हिंदुस्तान इससे अच्छी चीज़ आपको ऑफर नहीं कर सकती। There is nothing better than IISc. IITs भी आसपास नहीं आते। I can tell you and I can give you a data to imagine कि जितने 7 IIT मिल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टॉप 7 IITs, उतना अकेला IISc बैंगलोर जनरेट करता है। That is the how humongous is IISc in terms of generating revenues. Research environment is absolutely brilliant, world class environment to study in. But I don't know मैं की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे ये सोच रहे हो यार 3 साल से हालत खराब है।
और ये 2 साल और पढ़ने की बात कर रहा है। बंद करो यार, सेमिनार बंद करो, अजीब का। बट this kind of experience I think everyone should have once in their life. So coming back to my career, so what happens after that? So what happens is I come out of the institution and I got some PhD offer from Caltech, Arizona State, Colorado State University, but I didn't opt for it because I knew that I'm not a PhD candidate. मुझे अपनी हरकतों से अपने बारे में पता चल गया था कि मैं PhD नहीं कर पाऊंगा. And then I got into corporate. I worked there for around 3.5 years. I spent there, and then with a group of friends from IIT and IISc, we started an institution called The Gate Academy at Bangalore. जिसका विजन क्या था? बहुत सिंपल था विजन. जिसका विजन ये था कि भाई इतना जो हाइप किया गया है गेट के बारे में, why it is so much hyped? We know the DNA of gate. हम जानते हैं गेट में क्या लगता है, what is required to prepare in gate. And अगर हम बेसिक्स राइट करें, अगर हम सही चीज़ों को पढ़ें, we can easily crack it out. Only thing is the student needs to get right direction. और अगर हम ये दे पाए बच्चों को, then each and every one is so powerful that they can easily crack gate examination. So the vision was anybody can crack it. With that vision, we started this institution in 2009, and since then we have been flying. We have done, we train more than 15 to 20,000 students across the country. We've grown big. We are also in Pune for a long time, training students, getting good results. Fantastic, everything said and done. मजा आ रहा है और आज आपके सामने खड़ा हूँ. So I welcome all of you to this session with a very, very open mind. That आगे आधे घंटे में हम जो भी बात करेंगे, अगर आप में से किसी के मन में ये ख्याल आता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं. क्योंकि मैं अपने मार्क्स कार्ड आपके सामने इसलिए रखा हूं, नॉट टू मेक अ पॉइंट दैट मैं सच बोल रहा हूं, इसके लिए नहीं रखा हूं. मैं इसलिए रखा हूं कि आपको बिलीफ हो कि अगर एक आदमी जिसके गणित में 12वीं में 50 नंबर से कम आते हैं यार 100 में, जिसके नंबर जो 12th में फेल करता है, जिसके 4 साल कंसिस्टेंटली इंजीनियरिंग में नंबर नहीं आते हैं, और M1, M2, M3, M4 तो इतने करीब से देखा है मैंने कि क्या बताऊं. मतलब मैं और मेरी तन्हाई था बस, समझ लीजिए आप. और वो बंदा अगर गेट में 9th रैंक ला सकता है और आपको ये लगता है कि आप नहीं ला सकते हैं, then I think you are doing crime on yourself. So the first thing is, please believe. You need to believe that you can get an all India rank 1 without any doubt. कैसे करना है मैं बताता हूँ. We will talk on that. हम बात करेंगे उसके ऊपर, and we will have a detailed discussion. लेकिन ये बिलीव के साथ बैठो, क्योंकि आगे हम जो भी बात करेंगे everything is achievable.